है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोगों को बच्चे स्वागत है। आज हम टारगेट बैच में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बच्चे, विद्युतधारा एवं उसके चुंबकीय प्रभाव या विद्युतधारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट जो है क्लास 10th का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे। इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में बच्चे। आप लोग को चाहिए कि ये जो क्वेश्चन हम जो बता रहे हैं बच्चे, वो अच्छे से आप लोग को सीखने का प्रयास करना है। अब हम आज हम क्लास को देखिए शुरू कर रहे हैं बच्चे। ध्यान से आप लोग को समझने और सीखने का प्रयास करना है। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। हाँ, ध्यान से सारे बच्चे को देखना है, चीजों को समझने का प्रयास करना है कि हम क्या बताने का प्रयास करते हैं जनरली। सबसे पहली बात, जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हम उसमें लेके चलते हैं। आप लोग को ध्यान से हमारी बातों को समझने और सीखने का प्रयास करना है। देखिए, कहता है बच्चे कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि परिपथ में विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, जिसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, जिसमें मिश्र धातु के रूप में तांबा, सीसा और टीन का प्रयोग किया जाता है। बच्चे, आप लोग को पता होना चाहिए, जो पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास में भी बहुत बार मैंने बताया भी था। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि किसी भी परिपथ में यदि अति भारण या अगर मान लीजिए कि लघु पतन हो जाता है या शॉर्ट सर्किट और हैवी लोडिंग, शॉर्ट सर्किट को हम लोग कहते हैं बच्चे लघु पतन, और जो हैवी लोडिंग होता है बच्चे, उसी को हम लोग कहते हैं अति भारण। जब किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट और जब हैवी लोडिंग हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में धारा जो होता है उसका मतलब ज्यादा मात्रा में प्रवाहित होने लगता है, परिपथ से ज्यादा मात्रा में प्रवाहित, ज्यादा एम्पियर में धारा प्रवाहित होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि महंगे से महंगे उपकरण को जलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम लोग परिपथ में बच्चे फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज लगाने से क्या होता है कि जैसे विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ती है, ऐसी कंडीशन में फ्यूज का गलनांक कम होने के कारण तुरंत फ्यूज क्या हो जाता है, टूट जाता है और परिपथ भंग हो जाता है और हमारा उपकरण सुरक्षित बच जाता है। तो जो गलने वाला चीज है वो तो उष्मा लेके गल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो बच्चे ऑप्शन होगा ये उष्मीय प्रभाव होगा। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, क्योंकि गर्म होकर जल जाता है, जो कि ऑप्शन बच्चे यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम लेके चलते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम क्या बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है बच्चे कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। देखिए, 1 किलोवाट घंटा को हम देखिए हम इस प्रकार के लिख दिए, 1 kWh। kW का मतलब हो गया किलोवाट और H का मतलब हो गया घंटा, मतलब 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा अगर हम लिख देते हैं, 1 आवर लिख देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। अब आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे कि शक्ति का ऐसा ही मतलब वाट होता है, किलोवाट नहीं होता है। इसलिए किलोवाट को बच्चे हम लोग बदल देंगे वाट में। तो 1 किलोवाट की जगह पर हम लिख सकते हैं बच्चे 1000 वाट, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट या 10 के पावर 3 वाट होता है। और 1 घंटा में बच्चे पता होना चाहिए 3600 सेकेंड होता है। समय का ऐसा मतलब घंटा नहीं होता है, सेकेंड होता है, इसलिए हम लोग समय को सेकेंड में रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि 36 पे मेरा 3 जीरो इधर से और 2 जीरो इधर से, तो हमारा 5 जीरो हो जाएगा बच्चे, और वाट और सेकंड हो जाएगा। अब हम इसको हम क्या करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन करेंगे, अर्थात वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। जब हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो देखिए, सबसे पहले इसमें कोई डेसिमल नहीं है, मतलब सबसे लास्ट में डेसिमल है। हम डेसिमल को इधर लाने का प्रयास करेंगे। जब हम इधर लाने का प्रयास करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अंक, 6 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 3.6 और 6 अंक इधर पार कर रहा है, इसलिए 10 के पावर 6 अगर दायां से बायां आता है तो पावर प्लस में जाता है, अगर बायां से दायां में जाएगा तो पावर माइनस में। और जो वाट सेकंड होता है बच्चे, वो जनरली जूल के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, और समय जो होता है वो सेकंड का ऐसा मात्रक, मतलब सेकंड जो होता है समय का मात्रक होता है। तो शक्ति की जगह पर पी लिख दीजिए
और सेकंड की जगह पर टाइम टी लिख दीजिए। ये जो पीटी होता है जनरली किया गया कार्य डब्ल्यू होता है, तो किया गया कार्य डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू का ऐसे मात्र कार्य का ऐसे मतलब तो जूल होता है, इसलिए यहाँ पे जूल लिखा गया वाट सेकंड की जगह पर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, बिल्कुल आसान तरीका से भी याद किया जा सकता है। देखिए अंत में 6 है, पावर में भी 6 है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, जो कि यहाँ पे देखिए अच्छे से ऑप्शन को मारिएगा, जो ऑप्शन बच्चे हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि क्या कह रहा है इसे। सबसे पहली बात क्वेश्चन को समझिए, कहना क्या चाह रहा है। कहता है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी कहने का मतलब जो डोर बेल लगा हुआ होता है, जो जो दरवाजा पे लगा हुआ होता है, उसी को हम लोग विद्युत घंटी कहते हैं। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो देखिए उसमें मैग्नेट लगा होता है बच्चे, मैग्नेट लगा होता है, और मैग्नेट के कारण ही वो क्या होता है कि वो बजता है। तो कहने का मतलब जो विद्युत घंटी है उसमें प्रभाव पर कभी नहीं बचे, रासायनिक प्रभाव कभी नहीं बचे, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उसमें जो मैग्नेट होता है वो गतिशील हो जाता है, और गतिशील होने के कारण क्या होता है कि वो बजाना शुरू कर देता है, इसलिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। याद रखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ध्यान दीजिएगा, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। देखिए या तो अतिभारण यदि या तो अतिभारण हो या तो लघु पतन हो, या तो अतिभारण होगा या तो लघु पतन होगा, तो ऐसी कंडीशन में विद्युत धारा की प्रबलता दोनों स्थिति में बहुत अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो आपका ऑप्शन होगा बच्चे, ऑप्शन सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। याद रखना है, या तो लघु पतन, लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट, जब प्लस माइनस दोनों क्या हो जाता है, सट जाता है। जब गर्म तार और ठंडा तार, जनरली वायरिंग के लिए 3 तार का प्रयोग किया जाता है, गर्म तार, ठंडा तार, और एक होता है बच्चे भूतार। गर्म तार का रंग होता है लाल, जो गर्म तार जो विद्युन्मय तार होता है उसका रंग होता है लाल, और जो आपका उदासीन तार होता है उसका रंग होता है काला, और जो भूतार होता है उसका रंग क्या होता है, हरा होता है। आप लोग को याद रखना है। तो कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन बच्चे हो जाएगा सी। याद रखना है आप लोगों को, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। देखिए डायनेमो जो होता है वो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने किए थे। जो डायनेमो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न उठता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो मैंने क्लास में भी बहुत बार बताया था बच्चे कि जब किसी चालक और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाती है तो चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होता है। जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, इस विद्युत धारा को हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही आपका डायनेमो अर्थात विद्युत जनित्र अलग है, विद्युत मोटर अलग है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, लेकिन विद्युत जनित्र जो होता है वो बच्चे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे कहता है डायनेमो, डायनेमो को ही हम लोग कहते हैं विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना, जो कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो ऑप्शन ए है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए डायनेमो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसी डायनेमो और एक होता है डीसी डायनेमो। मतलब एसी डायनेमो से एसी करंट मिलता है और डीसी डायनेमो से डीसी करंट मिलता है। दो प्रकार के डायनेमो मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को। तो यहाँ से किस प्रकार की जो धारा मिलती है, इसमें दिश धारा भी मिलेगा और प्रत्यावर्ती धारा। दिश धारा को संक्षेप में हम लोग डीसी कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा को संक्षेप में हम लोग एसी कहते हैं। जो डीसी और एसी होता है, डीसी से हम लोग को दिश धारा मिलता है, मतलब दिश धारा होता है, और एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा होता है। डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है और एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट होता है। बच्चे आप लोग को याद रखना है। तो इसमें दोनों प्रकार की धाराएं मिलती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। अब विद्युत जो बल्ब होता है बच्चे, आप लोग घर में जो लगा होता है, जो एक किस सिद्धांत पर अगर कार्य करती है अगर पूछता, तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, क्योंकि बल्ब गर्म हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गर्म हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत इस्त्री, ये सब बच्चे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। आयरन हो गया, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, अनेक प्रकार के गीजर हो गया, ये सब जितने भी उपकरण है बच्चे, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है। देखिए जनरली अक्रिय गैस भरी रहती है। अब कहीं कहिएगा आप लोग क्यों भरी रहती है। देखिए
देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो जनरली टंगस्टन का बना होता है। अगर मान लीजिए कि उसमें अगर अक्रिय गैस ना भरिएगा तो अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो टंगस्टन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। अभिक्रिया करने के दौरान क्या होगा बच्चे कि वो भंगुर, उसमें जंग लग जाएगा, भंगुर होकर मतलब भंगुर हो जाएगा और भंगुर होकर टूटने का डर रहेगा। इसीलिए उसमें से क्या किया जाता है, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर निकाल करके उसमें अक्रिय गैस जैसे आर्गन, जनरली आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। और आर्गन गैस जैसे हम लोग उनमें प्रयोग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आर्गन तो निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करता है। जब किसी से क्रिया ही नहीं करता है तो फिलामेंट से कैसे क्रिया करेगा, और क्रिया नहीं करता है जिसके कारण फिलामेंट हमारा सुरक्षित बचा हुआ रहता है। इसलिए याद रखिएगा कि बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है पहले टंगस्टन का बना होता है और उसके अंदर निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या इनर्ट गैस बच्चे 6 होते हैं। आप लोगों को क्लास में भी बताया था, ट्रिक भी मैंने बताया था। आरएक्स खान आप लोग को ट्रिक बताया था। आर से बच्चे रेडॉन, एक्स से जेनॉन, के से क्रेप्टॉन, एच से हीलियम, ए से आर्गन और एन से नियॉन। जो आर्गन गैस का प्रयोग बल्ब के अंदर प्रयोग किया जाता है आप लोग को बच्चे याद रखना है। निर्वात रहता है, कभी नहीं बच्चे वायु भरी रहती है, ये भी नहीं, वायु मतलब ऑक्सीजन। निष्क्रिय गैस भरी रहती है, जो ऑप्शन बच्चे कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हम लेके चलते हैं, ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति। देखिए भारत में अगर पूछेगा तो हमेशा मारिएगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी करंट। ध्यान दीजिएगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी करंट। भारत में जो अल्टरनेटिंग करंट का जो सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट पर होता है और कै हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उसका कितना हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है। तब देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा जा रहा है, 50 हर्ट्ज। देखिए 50 हर्ट्ज जाएगा, जो ऑप्शन ए। अगर 220 वोल्ट होता तो हम 220 वोल्ट भी लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हम लेकर चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच देखिए कितना विभवांतर, अभी तो मैंने बताया बच्चे विद्युन्मय और उदासीन तार के बीच का जो विभवांतर होता है वो 220 वोल्ट होता है, जो ऑप्शन आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ध्यान दीजिएगा, कहता है विद्युन्मय तार का रंग किस रंग का होता है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया बच्चे कि 3 प्रकार के तार होते हैं। जो पहला तार होता है जिसे हम लोग कहते हैं विद्युन्मय तार, विद्युन्मय तार, इसी को हम लोग कहते हैं गर्म तार, इसी को हम लोग कहते हैं गर्म तार। और दूसरा तार बच्चे याद रखिएगा, दूसरा तार आप लोग का है उदासीन तार, उदासीन तार होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ठंडा तार, इसी को हम लोग ठंडा तार कहते हैं। और तीसरा यदि अगर हम बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं भूतार, जो अर्थिंग में डाला जाता है। तो देखिए इसका कलर आप लोग को याद रखना है, जो विद्युन्मय तार या जो गर्म तार होता है उसका रंग बच्चे रेड होता है, लाल होता है। और जो उदासीन तार या ठंडा तार होता है उसका रंग बच्चे काला होता है। और जो भूतार होता है उसका रंग कैसा होता है बच्चे, हरा होता है। तीनों तार का कलर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। विद्युन्मय तार या गर्म तार का जो रंग होता है बच्चे वो लाल होता है, उदासीन तार या ठंडा तार का रंग जो होता है बच्चे काला होता है, और भूतार का रंग कैसा होता है, हरा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, विद्युन्मय तार का रंग कैसा होता है, हरा? बिल्कुल नहीं, ये तो आपका अर्थिंग वायर का होता है। लाल, विद्युन्मय लाल, ऑप्शन कौन जाएगा, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम लेकर चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग, अभी तो मैंने बताया बच्चे उदासीन तार का रंग बच्चे होता है काला, ऑप्शन जो होगा बच्चे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हम लेके चलते हैं, ध्यान से आप लोगों को समझने का प्रयास करना है। देखिए जरा क्वेश्चन को ध्यान से गौर कीजिएगा, क्या कहना चाह रहा है। कहता है बच्चे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। देखिए चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करते हैं जनरली बी से, और बी जो होता है वो एफ बटे पी होता है। अब एफ क्या होता है, पी क्या होता है। एफ होता है आपका चुंबकीय बल और पी होता है आपका ध्रुव की तीव्रता। तो ऐसी कंडीशन में इसको जब मात्रक निकालने का प्रयास कीजिएगा तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन और जो ध्रुव की तीव्रता होता है प्रवाहित होने वाली धारा और लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, जो होता है एम्पियर मीटर। जो प्रवाहित होने वाली धारा आई की जगह पर एम्पियर लिख दिए, और जो लंबाई होता है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो एम्पियर मीटर। तो इसको जब हल कीजिएगा तो हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को ही बच्चे हम लोग कहते हैं टेस्ला, इसी को हम लोग कहते हैं टेस्ला। इसलिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक मारेंगे वो टेस्ला। अब यहाँ पे देखिए कई सारा ऑप्शन है, जैसे वेबर, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, जो कभी नहीं ये ऑप्शन होगा बच्चे। टेस्ला चुंबकीय फैराडे, देखिए एक होता है फेराड और एक होता है फैराडे। देखिए विद्युधारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है और आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, और जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं फैराडे, आवेश का बड़ा मात्रक होता है, और एक फैराड होता है। फैराड जो होता है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। यहाँ पे सही ऑप्शन बच्चे टेस्ला होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान से आप लोगों को समझने का प्रयास करना है बच्चे। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया। मैंने पहले ही बता दिया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने किया था। अब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है बच्चे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि जब किसी चालक और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाती है तो चालक में धारा उत्पन्न होता है, इस उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहा जाता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किया था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने किया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न उष्मा होती है। देखिए उत्पन्न उष्मा H इज इक्वल टू होता है बच्चे I स्क्वायर RT। किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा जो H होता है वो I स्क्वायर RT के इक्वल होता है। अब इसमें मिलाइए, धारा के समानुपाती नहीं बच्चे, धारा के समानुपाती नहीं, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। धारा के वर्ग के समानुपाती I का स्क्वायर है बच्चे, इसलिए ऑप्शन बी। देखिए प्रतिरोध और समय से कोई रिलेशन यहाँ नहीं है, सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे धारा से रिलेटेड कर रहा है, इसलिए धारा के समानुपाती नहीं होगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। यहाँ पे देखिए धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये गलत ऑप्शन होगा। धारा के व्युत्क्रमानुपाती तो ऑप्शन नहीं होगा, समानुपाती होगा, जो धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, जो ऑप्शन बच्चे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखिए चुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं है बच्चे, आप लोग को ध्यान देना है। लोहा, लोहा बिल्कुल है नहीं, अगर समझ में आया तो सीधा याद रखिएगा फीकोनी, फीकोनी ट्रिक है बच्चे। फेरस, कोबाल्ट और निकेल, फेरस, कोबाल्ट और निकल, जो कि फेरस लोहा है जो चुंबकीय पदार्थ है, आपको चुनना है कौन सी नहीं है। निकेल, निकेल भी है। पीतल देखिए नहीं है, कोबाल्ट देखिए है, इसलिए यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन चुन रहा है, इसलिए ऑप्शन बच्चे सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विभव क्या होता है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है, आप लोग को याद रखना है कि पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है। मैंने क्लास में बहुत बार मैंने बताया है। और पृथ्वी की अपेक्षा जिस वस्तु का विभव अधिक होता है उसे धनात्मक मानते हैं, और पृथ्वी की अपेक्षा जिस वस्तु का विभव कम होता है उसे ऋणात्मक माना जाता है। बच्चे आप लोग को क्लास में मैंने बहुत बार आप लोग को सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। कहता है चुंबकीय बल क्षेत्र, वही बने चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। अभी तो मैंने बताया बच्चे कि चुंबकीय क्षेत्र जो बी होता है वह एफ बटे पी के बराबर होता है, जहां एफ होता है चुंबकीय बल और पी होता है ध्रुव की तीव्रता। जो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ध्रुव की तीव्रता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है, जो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा, और इसी को बच्चे कहा जाता है टेस्ला। अब ऑप्शन आपको चुनना है कि कौन सा। देखिए न्यूटन प्रति मीटर नहीं बच्चे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, कभी नहीं न्यूटन प्रति एम्पियर, ये भी गलत, न्यूटन कभी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखिए यही ऑप्शन आपका होगा डी। यहाँ पे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें टेस्ला दे रखा था, वहां पे टेस्ला हो जाता, लेकिन यहाँ पे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बच्चे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है बच्चे, ध्यान से समझने का आप लोगों को प्रयास करना है। कहता है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है। ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करता है, चालक पर बल उत्पन्न करता है, इनमें से घटना नहीं होती है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है बच्चे चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न करती है। आप लोग को पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा बल उत्पन्न करती है। विद्युत धारा के जब चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो विद्युत धारा होता है बच्चे वो बल उत्पन्न करता है। आप लोग को मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो मैग्नेट लेते हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक बच्चे मान लीजिए साउथ पोल है, इसके बीच में हम एक वायर रख दिए, तो अब चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में एकरा में मान लीजिए कि हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एकरा पर बल उत्पन्न होगा बच्चे, विद्युत धारा बल उत्पन्न करता है। आप लोग को ध्यान रखना है कि जब किसी वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो ऐसी कंडीशन में इस वायर पर क्या लगेगा, बल का अनुभव होगा। किसका अनुभव होगा बच्चे, बल का अनुभव होगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा बच्चे, एक होता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और एक होता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बल का अनुभव होता है, जब विद्युत धारा चालक तार में प्रवाहित करते हैं तो बल का अनुभव करता है। एक बार हम आप लोग को फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम और एक मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम बताने का प्रयास करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम सबसे पहले बोल रहे हैं बच्चे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। ध्यान से, मान लीजिए कि धारावाही चालक तार है बच्चे, इसको चालक तार मान लिया, मान लीजिए कि करंट इसमें से ऐसे पास हो रहा है, तो देखिए अंगूठा को हमेशा क्या रखना है कि मतलब धारा की दिशा में रखना है बच्चे, धारा की दिशा में रखना है।
कहता है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम बच्चे कि यदि किसी धारावाही चालक तार को, यह धारावाही चालक तार और इसमें करंट मान लीजिए कि नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है, तो अंगूठा को ऐसे रखेंगे। तो यदि किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ की बंद मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करते हैं कि यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो शेष अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ के बंद मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करते हैं कि यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो शेष अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम है बच्चे। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। तीनों में से कोई एक जरूर पक्का आएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, देखिए बाएं हाथ का नियम, हम बायां हाथ को फैलाएंगे। इसमें याद रखना है, इसको मध्यमा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको अंगूठा बोलते हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियां, यदि हम अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, फिर से यदि हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम की बात करते हैं बच्चे, हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ लेके चलेंगे बच्चे, बाएं हाथ लेके चलेंगे। इसलिए हम लोग कहेंगे कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं, 90 डिग्री पर फैलाते हैं बच्चे, इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, और मध्यमा धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करती है। फिर से ध्यान दीजिए एक बार और बच्चे ध्यान दीजिएगा, यदि हम अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियां, यदि हम अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यमा धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के दिशा को निरूपित करती है। ये बच्चे है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, याद रखिएगा। और अगर एग्जाम में पूछ देगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करती है, याद रखिएगा, या बताती है। आप लोग को अब नेक्स्ट आप लोग को हम बताने का प्रयास करेंगे बच्चे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम है दाएं हाथ का नियम। तो ऐसी कंडीशन में आपको दायां हाथ फैलाना है, तो कहेंगे कि यदि हम अपने दाएं हाथ की तीन उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी देखिए, इसमें भी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र था, तो इसमें भी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र होगा। यदि हम अपने दाएं हाथ की तीन उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, देखिए इसमें भी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में था, इसमें फिर बोलते थे मध्यमा धारा की दिशा में हो, तो लेकिन अंगूठा कहेंगे चालक के गति के दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को निरूपित करते हैं, प्रेरित धारा की दिशा को निरूपित करते हैं। आप लोग को याद रखना है, और एग्जाम में पूछेगा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से क्या ज्ञात किया जाता है, जिसमें मानिएगा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, और फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से क्या ज्ञात करते हैं, तो कहिएगा चालक तार पर लगने वाले बल के दिशा को निरूपित करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम अच्छे से याद हो गया होगा। और अगर एग्जाम में पूछेगा कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से क्या ज्ञात की जाती है, तो कहिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा बल का अनुभव करती है, चालक पर बल का अनुभव करती है, जो ऑप्शन कौन होगा, सी होगा बच्चे। नेक्स्ट अब आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। फिर से, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की। देखिए कह लगाए गए बल की दिशा, तो आप लोग को अभी मैंने बताया कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बल की दिशा ज्ञात होती है, और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात होती है। इसलिए यहाँ पे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम होगा बच्चे, जो ऑप्शन ए जाएगा। ये सब बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए होगा, ध्यान देना। नेक्स्ट अब बच्चे हम लेके चलते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान दो। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को हम चला सकते हैं एसी पर, प्रत्यावर्ती धारा पर, दिश धारा पर, दोनों धाराओं पर। यहां दोनों होगा क्योंकि मोटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक डीसी मोटर और एक एसी मोटर होता है, जो आप लोग घर में यूज करते होंगे। पहले छोटा वाला पंखा आता होगा बच्चे, देखे होंगे, उस पंखा में लोग सोलर से चलाते थे, अर्थात उससे डीसी मोटर से। लेकिन आजकल जो पंखा चल रहा है वो एसी पर चल रहा है, इसलिए मोटर दो प्रकार के होते हैं, एक डीसी मोटर और एक एसी मोटर। इसलिए यहाँ पे बच्चे कौन सा होगा, सी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दीजिएगा। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है,
विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, विद्युत मोटर कार्य करता है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। हाँ बच्चे, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है और चुंबकीय प्रभाव होने के कारण उसका जो कुंडली होता है वो रोटेट करना शुरू कर जाता है। इसलिए विद्युत धारा जब उसमें प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वह चुंबक की भांति, उसका जो कुंडली होता है चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसके कारण रोटेट होना शुरू हो जाता है। इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए ऑप्शन बच्चे ए होगा। ये होगा, देखिए चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव ये कभी नहीं होगा बच्चे, आर्मेचर के घूमने पर ऐसा कभी नहीं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये कार्य करता है। आप लोग को ध्यान देना है। अब प्रश्न उठता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो जब हम क्या करते हैं कि विद्युत मोटर में क्या करते हैं कि जब हम करंट फ्लो करते हैं तो ऐसे कंडीशन में उसका जो आर्मेचर अर्थात जो कुंडली होता है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और बाहर से भी चुंबक लगा हुआ होता है, जिसके कारण अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण सेम कहने का मतलब जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ होने के कारण वो क्या होता है कि प्रतिकर्षण बल करता है। प्रतिकर्षण बल होने के कारण तेजी से रोटेट होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसलिए ऑप्शन बच्चे यहाँ पे ए होगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है। अभी तो मैंने बताया डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बच्चे याद रखिएगा, डायनेमो का दूसरा नाम विद्युत जनित्र भी है। तो डायनेमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो बच्चे ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए। जो ऑप्शन होगा बच्चे वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 23 विद्युत मोटर के द्वारा बदला जा सकता है। विद्युत, अब देखिए मोटर सीधा उल्टा कर दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम विद्युत ऊर्जा देंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे और इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, अर्थात गोल गोल घुमाना शुरू कर देगा। जैसे पंखा में लगा होता है विद्युत मोटर, तो उसको हम बाहर से देते हैं विद्युत ऊर्जा, जिसके कारण उसका जो कुंडली होता है वो घूमना शुरू कर देता है। इसलिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जो ऑप्शन बच्चे यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए कह रहा है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अभी तो मैंने बताया मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात करते हैं बच्चे। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। मैंने पहले ही बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 25 चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण होते हैं, दिशा दोनों होते हैं बच्चे, ए और बी दोनों। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होता है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई अगर चुंबक की अगर हम बात करते हैं, चुंबक में 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और चुंबकीय क्षेत्र का जो इसमें डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होगा और चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है। ये इसका डायरेक्शन है बच्चे। अगर हम इसका परिमाण की बात करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना जनरेट करता होगा उसको हम मापते हैं टेस्ला में, जैसे 5 टेस्ला, 6 टेस्ला। ये इसमें परिमाण भी होता है और इसमें दिशा भी होता है। इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों जाएगा। ऑप्शन बच्चे यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 किसी कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर। अब तो बच्चे ये फैराडे का 2 नियम था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का 2 नियम था। देखिए पहला नियम क्या था कि किसी भी चालक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाती है तो जो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, अर्थात थाई समानुपाती। यहाँ पे विद्युत वाहक बल, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, थोड़ा सा बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल अर्थात ई, विद्युत वाहक बल ई जो होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर अर्थात d∅/dt के क्या होता है, समानुपाती होता है। आप लोग को पता होना चाहिए यदि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का दर यदि ज्यादा होगा तो विद्युत वाहक बल भी ज्यादा होगा, और यदि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर यदि कम होगा तो विद्युत वाहक बल भी कम होगा। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। जो ऑप्शन बचे ए। देखिए फैराडे ने अपने 2 नियम दिए थे। पहला नियम लिखा था कि जब किसी चालक और कुंडली के बीच में अपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इनका पहला नियम था। दूसरा नियम था कि जब किसी चालक और कुंडली के बीच में अपेक्षिक गति कराई जाती है तो यह उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यह फैराडे का दूसरा नियम था बच्चे, आप लोगों को ध्यान देना है।
ये फैराडे का इनका दूसरा नियम था। तो फैराडे ने दो नियम दिए थे, और जो कि दूसरा नियम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल का मान जो होता है उसके समान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, जो ऑप्शन बच्चे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अब हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के, देखिए क्षण चुंबक के अंदर, देखिए अभी मैंने बताया कि मान लीजिए कि चुंबक में दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण। अगर बाहर पूछेगा बच्चे तो नॉर्थ से साउथ मारिएगा, और यदि चुंबक के अंदर पूछेगा तो मारिएगा साउथ से नॉर्थ की ओर। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा पूछेगा तो मारिएगा ऑप्शन नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन अगर चुंबक के अंदर पूछेगा तो ऑप्शन मारिएगा साउथ से नॉर्थ की ओर। जो कि यहाँ पे पूछ रहा है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होता है, तो अंदर की अगर बात होगा तो साउथ से नॉर्थ होगा, अर्थात दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी। साउथ मतलब दक्षिण, नॉर्थ माने उत्तर, अर्थात दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, जो ऑप्शन बच्चे बी। अगर यही बाहर पूछता तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता, लेकिन अंदर पूछ रहा है इसलिए साउथ से नॉर्थ होगा, जो ऑप्शन बच्चे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हम लेके चलते हैं 28। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, किस ऊर्जा को? तो देखिए जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है कि वह जनरली स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है, क्योंकि रुका हुआ जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे क्या होता है उसमें बच्चे कि एक बांध होता है, ध्यान दीजिएगा, एक बांध होता है, बांध में पानी को एकत्रित किया हुआ रहता है, और इसमें क्या होता है, इस बांध में एक पतला सा ऐसे नली निकला हुआ रहता है, और यहीं पे क्या हुआ रहता है कि डायनेमो सेट कर दिया जाता है। बच्चे ध्यान दीजिएगा यहीं पे डायनेमो सेट कर दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इस जो रुका हुआ जल है इसमें स्थितिज ऊर्जा, रुका हुआ जल में स्थितिज ऊर्जा, जब क्या होता है कि इस पंखा पर घुमाते हैं तो पंखा जो होता है आर्मेचर से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण पंखा रोटेट होने से इसके अंदर जो कुंडली है चुंबकीय क्षेत्र में, इसमें चुंबक भी लगा होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट करने लगता है। और जब किसी कुंडली को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट करेंगे तो धारा उत्पन्न होता है। माइकल फैराडे ने इसका खोज किया था। तो स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन होगा यहाँ बच्चे, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान दीजिएगा बच्चे। कहता वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है उसे, देखिए विद्युत धारा को बताने वाले उपकरण को तो एमीटर कहते हैं या आमीटर कहते हैं। ऑप्शन जो बच्चे होगा बी। वोल्ट मीटर तो बच्चे विभवांतर को बताता है, और गैल्वेनोमीटर तो धारा की उपस्थिति को बताता है, और एमीटर जो होता है विद्युत धारा के उपस्थिति को संसूचित करता है। 1 मिनट बच्चे ध्यान दिएगा। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति, तो उपस्थिति को बताने वाला है बच्चे गैल्वेनोमीटर। थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी कीजिएगा, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को। कहता है वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, तो उपस्थिति बच्चे गैल्वेनोमीटर, विभवांतर वोल्ट मीटर, और विद्युत धारा की प्रबलता एमीटर बताता है। यहाँ पे ऑप्शन होगा गैल्वेनोमीटर, जो ऑप्शन बच्चे सी होगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, फिजिक्स ये जानते थे, फिजिक्स जानते थे, इसलिए यहाँ पे भौतिक शास्त्री होगा बच्चे। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत दिया है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो बच्चे फिजिक्स में पढ़ना है, इसलिए भौतिक शास्त्री होंगे। ये सब गलत ऑप्शन है बच्चे, भौतिक शास्त्री ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से आप लोगों को समझने का प्रयास करना है। 31 कहता है विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? फ्यूज। हमने पहले ही बताया कि जब किसी परिपथ में लघु पतन अर्थात यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए और यदि अतिभारण अर्थात हैवी लोडिंग हो जाए तो आप फ्यूज लगा दीजिए। जैसे विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ेगी तो बढ़ने के कारण फ्यूज का गलनांक कम होने के कारण फ्यूज तुरंत गल जाएगा, और गलने के कारण हमारा महंगा से महंगा उपकरण सुरक्षित बच जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन होगा बच्चे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। 32 चुंबकों के सजातीय ध्रुव, देखिए कितना हलवा क्वेश्चन है। चुंबकों के, ध्यान दीजिएगा, चुंबकों के सजातीय ध्रुव, सजातीय ध्रुव का मतलब मान लीजिए कि नॉर्थ नॉर्थ या मान लीजिए साउथ साउथ, तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच आकर्षण की प्रतिकर्षण अगर मान लीजिए विजातीय रहेगा, एगो नॉर्थ और साउथ, एगो रहेगा साउथ और नॉर्थ, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे ये दोनों स्थिति में आकर्षण होगा और ये दोनों स्थिति में बच्चे प्रतिकर्षण होगा। तो याद रखिएगा चुंबक के सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है, आप लोगों को याद रखना है।
अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलते हैं। अब देखिए इतना ही बच्चे था क्वेश्चन 32। हम उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन 32 मैंने बताया आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि जो बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, अभी जिनको एग्जाम का टेंशन नहीं है, वो कम से कम नींद को तोड़ लें और एकदम तैयारी में लग जाए। अभी जो 10 दिन टाइम बचा है बच्चे, इस 10 दिन में अभी आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से तैयारी करके कम से कम 400 प्लस नंबर आप क्या कर सकते हैं बच्चे, ला सकते हैं। थैंक यू।